Students, so in our last lecture we were discussing about the applications of differentiation. Differentiation की कुछ applications हमने देखनी, अच्छी application हमने देखी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. So हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो dy by dx, इसका क्या मीनिंग है ये डिस्कस किया. इट इज़ अ स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट. लेट्स से dy by dx at x is equal to x naught. उसका क्या मतलब है? the slope of the curve at the point x is equals to x naught. और इसका क्या मतलब होता है dy by dx का? ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए. How the quantity which is along y axis is changing with the quantity which is along x axis. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है आपको? और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन करना सिखाया था मैंने. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी बात हम कर रहे थे. इसका क्या मतलब होता है? डबल डेरिवेटिव. ऐसे ही आप कितनी भी टाइम्स डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन जो सिग्निफिकेंस होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का होता है. डी वाई बाई डी एक्स मीन्स स्लोप और चेंज. So d square y by d square y by dx square that means how the slope of the curve is changing. slope भी कैसे चेंज हो रहा है. फिर हमने स्ट्रेट लाइन लेकर के एक दो कर्व लेकर के उन बातों पर हमने डिस्कशन किया था. क्लियर एकदम. अब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम एक जगह और करते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज़ होगी. To find the maximum and minimum value of a function. To find the maximum and minimum value of a function. Function that means if I am saying y is equals to let's say x square plus x. ये कोई भी एक फंक्शन है. y as a function of x. इसको कैसे रीड करते हैं? y as a function of x. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x square plus x. क्लियर है? सो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. अब मैनुअली ये सब पॉसिबल नहीं है कि यार वैल्यू पुट करते रहेंगे. x की वैल्यू 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. क्लियर है? तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है मैं आपको अपने आप फील करा दूंगा ग्राफ के तरीके से. आप कहोगे सर हम बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही कुछ हो रहा है. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो ये कोई भी कर्व है और वो कर्व जो है ये कोई भी एक इक्वेशन है और उसको ग्राफिकली मान लो वो ऐसे ड्रॉ हो रहा है. लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल. क्लियर? इन दो पॉइंट्स के बीच में लेट्स से दिस पॉइंट इज लेट्स से x इज इक्वल्स टू x1 एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से x इज इक्वल्स टू x2 व्हाटएवर. क्लियर? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, मैक्सिमम, और इस कर्व की मिनिमम वैल्यू ये रही, y मिनिमम. अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है. पहले तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू पर y मिनिमम होगा. ये हमें निकालना है. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमा और मिनिमा शो कर रहा है, और इन दो पॉइंट की एक खासियत है. अगर मैं इन दो पॉइंट पर टेंजेंट मतलब कि स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व पे? किसी भी कर्व पे स्लोप निकालने का तरीका मैंने सिखाया है. ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और इन दोनों ही पॉइंट पर जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बना रहे हैं? बताओ कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से? 0 डिग्री. दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो थीटा इज 0 डिग्री. इन दिस केस ऑल्सो थीटा इज 0 डिग्री. दैट मीन्स tan थीटा इज 0. tan थीटा इज 0 और tan थीटा क्या होता है? dy by dx. tan थीटा क्या होता है? dy by dx. That means here also dy by dx is 0, here also dy by dx is 0. That means पहला पॉइंट तो क्लियर है. पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर दो. पहला ही स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएट इट.
रटना नहीं है, समझना है। देखो सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है। स्लोप मतलब tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स। यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स जीरो है। दैट मीन्स जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की, तो पहला स्टेप क्या होगा, पुट dy बाई डी एक्स बराबर जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला स्टेप आपका ये होगा कि डिफरेंशिएट दैट रिलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी विच इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसको रेक्टिफिकेशन नहीं कि dy बाई डी एक्स, अरे ये तो y और x मैंने ले लिया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर फोर्स भी हो सकती है, यहाँ पर टाइम भी हो सकता है, तो df बाई dt इज जीरो। समझना है, कंसेप्ट समझना है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो मैंने यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर जीरो डाल दिया। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाएगा फंक्शन का, और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, बराबर जीरो। वहां से x की वैल्यू मैंने निकाली। अब भाई मान लो x की दो वैल्यू आ गई। मान लो फंक्शन कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो जब भी आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 तो एज इट इज बाहर निकालो, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, दैट मीन्स 4x। इसको जीरो के बराबर डालोगे तो ये क्या आ गया, x कॉमन, ये अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 4 बराबर जीरो, दैट मीन्स x बराबर जीरो और x बराबर -4/3। अब देखो दो वैल्यू आ गई x की, बिल्कुल ठीक है यार, दो वैल्यू आ सकती है, तीन भी आ सकती है। x की दो वैल्यू आ गई। अब ये बात तो तय है कि x बराबर जीरो पर और x बराबर -4/3 पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि भाई कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। ये बात तय है कि ये ही दो पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा के, लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग और लगाइए। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं इसके नेबरिंग पॉइंट में थोड़ा सा मूवमेंट दूंगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लूँ तो यहाँ पर स्लोप निकालने की कोशिश करूँ, तो देखिए ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब कि यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। हेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। अब थोड़ा उधर गया, ये वाला पॉइंट ले लिया, स्लोप निकालने की कोशिश करी इस पॉइंट पर। ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो हेयर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। अब जरा मूवमेंट करो, यहाँ स्लोप है पॉजिटिव, यहाँ स्लोप हुआ जीरो, यहाँ स्लोप हुआ नेगेटिव। मतलब स्लोप कैसे चल रहा है, यहाँ पर स्लोप कैसे चल रहा है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। मतलब कि स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज द चेंज इन द स्लोप, वो कैसा है, लेस देन जीरो। क्लियर एकदम। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यहाँ स्लोप जीरो और यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा स्लोप आया, नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप क्या है, जीरो और यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स जैसे ही मैं थोड़ा सा मूवमेंट दे रहा हूँ तो स्लोप की कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पर स्लोप की कंडीशन क्या बन गई, स्लोप कैसे चल रहा है यहाँ, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव। That means slope is continuously increasing. That means here d square y by dx square is greater than 0. So this is the condition of maxima and minima. So what is the condition of maxima?
कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। याद नहीं करना है, समझना है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। अब मुझे ये जानना है कि यार इन दोनों पॉइंट में से कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर। दोबारा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, 3 इंटू 2 6। दैट मीन्स हेयर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 6x प्लस 4 तो बाहर है, कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1 प्लस 4। अब वैल्यू डाल यहाँ, x की वैल्यू 0 पुट कर यहाँ। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 4 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। दैट मीन्स मिनिमा, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कॉमन सेंस है, दूसरा पॉइंट किसका हो गया, मैक्सिमा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स में आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात की जाएगी, वो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, वो मैक्सिमम फोर्स हो सकती है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, व्हाट एवर बी इट इज। ध्यान रखिए मैक्सिमम मिनिमा की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है मैक्सिमम मिनिमा की, कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। जो भी आपको फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल, बराबर 0 डाल दो, वहां से x की वैल्यू निकालिए, x y z वट एवर बी इट इज। देन मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ गए और वो पूछा बताओ इनमें से भी कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। अभी फिलहाल मैंने ये निकाला है कि x बराबर 0 और x बराबर -4/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड आई डोंट नो कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो और चेक कर लो कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा है। सो x बराबर 0 इज द मिनिमा और x बराबर -4/3 इज द मैक्सिमा। ये निकाल लिए आपने, ये x मिनिमम और x मैक्सिमम। अब अगर वैल्यू निकालनी है, पॉइंट्स तो आपने निकाल लिए, दीज आर द पॉइंट्स। अगर वैल्यू निकालनी है तो इन पॉइंट्स को उठा करके यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर x बराबर 0 डाल दो। जैसे ही x बराबर 0 डालोगे तो जो भी y की वैल्यू आएगी, जो कि फिलहाल 0 आ रही है, वो क्या होगी, मिनिमम। और यहाँ पर x बराबर -4/3 डाल दो, जो भी आएगा वही y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो उन 0 और लेट से जो भी आएगा -4/3 डालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ये जो ग्राफ है सिर्फ उन्हीं दो वैल्यू के बीच में आंसर दे सकता है। आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस देखी डिफरेंशिएशन की, बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस हैं, और भी एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे जैसे हम बाय द टाइम आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, आपको बहुत और भी क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, और हम डिफरेंशिएशन की और छोटी छोटी सी बारीकियाँ देखते हैं। जस्ट लाइक मान लो आप सभी को मालूम है, चेन रूल मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप सभी को मालूम है, लेट्स से dy/dx ऑफ साइन x क्या होगा, आप सभी को मालूम है cos x। और आगे भी हम बढ़ते हैं क्योंकि हमें x की बिल्कुल बारीकी तक जाना होता है। तो अगर और आप बात करेंगे, साइन को हमने एनकाउंटर कर लिया, अब साइन के अंदर गए तो x मिल गया। सो dx/dx विच इज़ 1, जो कि हम लिखते नहीं है। सो दैट्स द आंसर। बट मान लो dy/dx ऑफ, अब यही चीज़ें समझने में पसीने छूट जाते हैं यार, ये कैसे हो रहा है। dy/dx ऑफ साइन kx, और बुक्स में भी इसको रटाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये लैट कर लो वो लैट कर लो, कुछ नहीं, रेक्टिफिकेशन थोड़ी करना है। चेन रूल मालूम तो चल गया अब आपको, कोई दिक्कत नहीं। x की लीनियर वैल्यू तक जाना है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या मिला, साइन का हमें मालूम होता है क्या होता है, कॉस, अंदर की टर्म एज इट इज लिख दो। चलो, साइन हो गया। अब और अंदर गए तो क्या मिल गया, kx। सो dy/dx ऑफ
के एक्स, के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, बाहर निकालो, डी वाई बाई डी एक्स का 1। सो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, के कॉस के एक्स, दिस इज द आंसर। क्लियर एकदम। और देख लेते हैं, लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x+2 की पावर 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें क्या मिली, पावर का क्या होता है, एक्स की पावर n का nx n-1। तो क्या हुआ, 5x+2 4 into। अब पावर को हमने खोल दिया, अब अंदर गए तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x+2, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x+2। अब 5x+2 का डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5x+2 की पावर 4 इंटू 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x 1। तो 5 बच गया, 5 5 जो 25। तो आंसर क्या आ गया, 25 5x+2 की पावर 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से हम कर देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे आपको सब समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि x के साथ जो भी टर्म होती है वो एज इट इज बाहर आ जाती है। x के साथ जो भी टर्म होगी वो एज इट इज बाहर आएगी, वो कांस्टेंट टर्म होगा। कहने का मतलब है, मान लो इस तरीके की सिचुएशन है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x। तो क्या होगा, 2/x। कैसे, log x का, सॉरी पहले log मिला, log का क्या होगा, 1/2x। log का क्या होगा, 1/2x। ये थोड़ा अलग आंसर आ गया इसका। और 2x का क्या होगा, 2, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 1/x। लेट्स से और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स से हम ले लेते हैं e की पावर ax। चलिए भाई, अब सबसे पहले हमें क्या मिला, e का क्या होता है, सेम। सो e की पावर ax, और अंदर गए, अब हमें क्या मिला, ax। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ax। अब भाई ये तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर क्या आ गया, a इंटू ई की पावर ax। कहने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन में जो भी टर्म x के साथ होती है वो एज इट इज बाहर आ जाती है। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगी, डिवीजन में है तो डिवीजन में बाहर आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं साइन के एक्स। तो देखिए आंसर क्या होगा, सॉरी साइन x बाई के। तो आंसर क्या होगा, cos x बाई के इंटू 1/k। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक पॉइंट्स थे, ये डिफरेंशिएशन के बेसिक पॉइंट्स थे, उसकी एप्लीकेशन थे। बेसिकली एप्लीकेशन जाना बहुत ज़रूरी है कि वेयर वी नीड टू अप्लाई द डिफरेंशिएशन। और बेसिकली डिफरेंशिएशन हमने क्या किया है, नाम से पता चला डिफरेंशिएशन हमने चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा है। जाके ग्राफ पे चलो, ग्राफ पे मैं कैसे डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था। पहले डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, x2 - x1 एक फाइनाइट इंटरवल था, फिर और पास लाया, जब वो डिफरेंस बहुत स्मॉल हो गया, मतलब कि हम अब उस ग्राफ को बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दिया हमने, तोड़ रहे हैं हम चीज़ों को। डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, बिल्कुल उसकी फाइन स्टडी कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन में। तो फिजिक्स में जब भी dx, dy, df, dp, dv जब भी ऐसा आ जाए, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, dx वेरी स्मॉल चेंज इन x, dp, df वेरी स्मॉल चेंज इन फोर्स,
dw very small work, dp very small momentum, dv very very small change in the velocity। इसको ध्यान रखिएगा फिजिक्स में, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। अब मैंने कहा ना फिजिक्स शुरू कर देते हैं लोग बाग पढ़ाना। अब लिख रहे हैं dv बाई dt, बच्चे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या है dv बाई dt, बस बता दिया डिफरेंशिएशन। अरे फिजिकल सिग्निफिकेंस जानिए, फिजिक्स जानिए उसके पीछे की। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। एसिलेशन होता क्या है बेसिकली? एसिलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम होता है। लेकिन अब 11वीं क्लास में आ गए हम, बहुत ही फाइनाइट चेंज पढ़ेंगे, बहुत ही स्मॉल चेंज पढ़ेंगे। तो एसिलेशन को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ? एसिलेशन को अब आपको दिक्कत नहीं होगी, dv बाई dt आपको d मतलब समझ में आ रहा है। अरे 9th क्लास में आपने पढ़ा है a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा t, 9th क्लास में यहाँ तक पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। लेकिन अब तो मैं ये लिखूंगा, अब मैं इंटरवल की स्टडी नहीं करूंगा, वो तो कर ही आया, वो तो बहुत इजी है। अब तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्टडी करूंगा, एक एक पॉइंट की खबर लूंगा अब तो मैं। सो ए बराबर dv बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। और ये चेंज कैसा है? बहुत स्मॉल चेंज, एंड विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। फोर्स आपने पढ़ी होगी 9वीं क्लास में, dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे? dp बाई dt, वेरी स्मॉल। सो फिजिक्स में जब ये टर्म्स यूज होंगी, ये टर्म समझ में आनी चाहिए आपको। आपको खुद ब खुद लिखना आना चाहिए कि सर मैं लिख सकता हूँ। अब तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि ये सिंबल लिखे जा रहे हैं, किस चीज के सिंबल है ये, क्या है ये, कैसे लिख दिया ये dv बाई dt, क्या है dv बाई dt? अरे सिखा दिया है dv बाई dt कैसे रीड करेंगे। हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, और ये कैसा चेंज है? वेरी स्मॉल, एक इंस्टेंट पर बताओ। लेट से बताओ t बराबर 3 सेकेंड या t बराबर लेट से t नॉट पर किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसी को बोलते हैं एसिलेशन एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट। बिल्कुल एक एक टाइम की खबर चाहिए अब मुझे नहीं जानना कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में क्या हुआ। अरे मुझे तो अब ये जानना है 2 सेकेंड पे क्या हुआ, फिर 2.1 सेकेंड पे क्या हुआ, फिर 3 सेकेंड पे क्या हुआ। अब मुझे पल पल की खबर चाहिए। इस चीज़ को समझिएगा, डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। बारीकियों में आपको किसी भी कर्व को, किसी भी ग्राफ को बिल्कुल बारीकियों में आपने तोड़ लिया है, बिल्कुल बहुत ही फाइन, वेरी स्मॉल dx, बिल्कुल बारीकियों में। ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, वेरी स्मॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये कंसेप्ट, ये सभी कुछ यहाँ पर नोट करिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करिए। नाउ वी विल सी वन मोर इंटरेस्टिंग टूल, वन मोर इंटरेस्टिंग एंड most important tool which is known as integration। अगेन एक नया है, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कुछ ऐसा नया है। आप बहुत ध्यान से सिस्टमेटिक समझिएगा चीज़ों को। इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैं कहूँ कोई भी एक वैल्यू है या कोई भी एक पॉइंट है x का इन्वर्स का क्या होगा भाई? 1/x। अच्छा 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2। पाई का इन्वर्स क्या होगा? 1/पाई। y का इन्वर्स क्या होगा भाई? 1/y। अब मैं कहूँ कि अगर मैं 2 और 2 के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? 1। x से x के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा भाई? पाई के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा? 1। तो मैं कह रहा हूँ कि एक रिजल्ट हमें पता चल गया, अगर किसी भी चीज़ को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर बन आएगा। ये बात तय है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने आपसे। किसी भी वेरिएबल, किसी भी चीज़ को उसके इन्वर्स से अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आंसर आता है 1। डिफरेंशिएशन था चीज़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब मान लो आपको तोड़ना तो आ गया,
और जब तोड़ना आ गया तो जोड़ना भी तो आना चाहिए। तो जोड़ना मीन्स समेशन मीन्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, जिस चीज़ को आपने बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स dx में तोड़ दिया है, अब उनको जोड़ करके क्या बन रहा है वो बताइए। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, तोड़ना मीन्स डिफरेंशिएशन। तोड़ना मीन्स डिफरेंशिएशन और जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। मीन्स इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट किया गया, d से, और इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। बेसिकली ये s तरीके का सिंबल है, s नहीं होता है, प्रॉपर s नहीं बनता है, इस तरीके से इंटीग्रेशन बनाए थे सांप की तरह। ये सांप बहुत भयानक होता है जिसको समझ नहीं आता है, तो सपने में भी ये डराता है ये सांप, जिसको समझ में ना आए। तो समझना एकदम से, चीज़ों को एकदम से समझना, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। बेसिकली इसको लिया गया है समेशन के s से ही इसको लिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज़ द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा, और फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आप याद करोगे। अभी के भी हाथों हाथ याद हो जाएंगे आपको चीज़ें। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात तय है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम चीज़ों को स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल एलिमेंट्स में हम इसको तोड़ रहे हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम उन्हीं सब का समेशन। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हम उन्हीं का समेशन। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अब पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखवा दूंगा। क्लियर है एकदम? ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 12th क्लास में तो ये कम से कम आधा 12th तो इसी में ही निकल जाता है, इंटीग्रेशन में। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम बस उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को सीखेंगे, और कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हम देख लेंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज़फुल रहेगा। और ये बात आपने देख ली है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर एकदम? अब और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, समेशन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, समझना जरा क्या होगा भाई, कॉस एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, डी साइन एक्स बराबर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई। क्या मैं दोनों तरफ सांप लगा सकता हूं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। क्यों ये क्या है, इंटीग्रेशन, ये क्या है, डी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हट गया भाई, बन गया एक रिजल्ट। इसको रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, वो क्या आया, साइन एक्स। ऐसे ध्यान रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ऐसे ध्यान रखेंगे भाई। फिर से बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। और चलते हैं भाई, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे नहीं आया हूँ मैं, ये सब बातें होंगी फिजिकल सिग्निफिकेंस की। अभी फिलहाल मैथमेटिक्स वो भी रटवा नहीं रहा हूँ, आपको फील करा रहा हूँ कि आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा भाई, माइनस साइन एक्स। क्या मैं इसको वहाँ भेज दूँ, दैट मीन्स डी ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू, इस माइनस को भी मैं इधर ले आता हूँ, विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। दोनों तरफ सांप लगा दो, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो बन गया भाई एक और रिजल्ट। क्या बन गया कि साइन एक्स का क्या रिजल्ट बन गया है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। कैसे ध्यान रखेंगे, सुनिए जरा।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और किसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी पता है तो इंटीग्रेशन की याद करने की जरूरत थोड़ी है। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो डी बाई बाई डी एक्स, और किसका हो सकता है? हाँ, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। क्या होगा भाई? ई की पावर एक्स। इसको यहाँ ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो गया? 1 बन गया एक और रिजल्ट। ई की पावर एक्स का क्या हो गया? ई की पावर एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर। अब मान लो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बोलो। n x n माइनस 1। समझना जरा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा मैं, इसको समझना जरा। चलो भैया, इसको यहाँ ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, ये 1 हो गया, ये इस n को यहाँ पर भेज दो। चलो, तो x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये आया है। क्लियर है? मैं एक काम करता हूँ, n की जगह मैं पुट कर देता हूँ, n की जगह मैं पुट कर देता हूँ कुछ भी। लेट से n की जगह मैंने पुट कर दिया, लेट से कोई भी एक और नंबर, लेट से p प्लस 1। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? p प्लस 1। p भी कोई भी एक नंबर है, जस्ट लाइक n, p भी कोई भी एक नंबर है। तो यहाँ पे पुट करो n की जगह p प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 इंटू एक्स की पावर p प्लस 1 माइनस 1 पे इंटू डी एक्स। बन गया एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। p कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। p कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, बताऊंगा अभी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो अब p ना लिखने की बजाय n से ही लिख लेते हैं। दैट मीन्स x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या रिलेशन बन गया भैया? x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, क्योंकि अगर यहाँ n माइनस 1 हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 मतलब कि 0, समथिंग अपॉन में 0, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना, वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला n कैन नेवर बी माइनस 1। अगर माइनस 1 होगा तो सिंपल है, अगर n की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी तो 1/x हो जाएगा, और 1/x का एक स्पेशल केस होता है। क्या? डी बाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है भाई? 1/x। इस dx को यहाँ ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 1/x ऑफ dx क्या बन गया? log x। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले तो उठा के यहाँ पे डाल दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो ये तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो मुझे ये निकालना है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो कैसे करेंगे? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना, तो घबराना नहीं है भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सारा खेल वेरिएबल्स का होता है। कांस्टेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अब 5 तो एक कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू डी एक्स? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अच्छा, अब एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है। अरे 1 इंटू डी एक्स, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ? x की पावर 0। भाई समथिंग पावर 0 1 ही होती है। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x की पावर 0 इंटू डी एक्स। अब लगाऊंगा मैं ये फॉर्मूला, x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
मतलब एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया 5x। ध्यान रखना इस बात को, ऐसे मत समझ लेना क्योंकि रेक्टिफिकेशन नहीं, वो तो समझाने का तरीका था। 5 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 5 का इंटीग्रेशन 0 नहीं है। 5 का इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन करना है तो ये प्रोसीजर चालू होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा रिलेशन यूज़ होगा वो ये होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्स की पावर n। मैं कह रहा हूँ कि 98% टाइम से यूज़ होगा फॉर्मूला। 2% हैं साइन कॉस यूज़ होंगे, ये सब यूज़ होगा कुछ एडवांस लेवल की जब प्रॉब्लम चलेंगी। तो कुछ जो बेसिक रिजल्ट है ये आपको ध्यान में होने चाहिए एकदम से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, वो इस तरह से प्रोसीजर होता है। अब रट्टा मत मार लेना यहाँ पे dx ही होगा, अरे वो कुछ भी हो सकता है, चेंज है यार, dx dy dt वाट एवर भी, अरे जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो क्या है ये मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा है, हाँ भाई ये कोई टूल सर सिखा रहे हैं। जब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझ में आएगा तब मज़ा आएगा आपको, अरे ये क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या मेरी बात क्लियर है? सो फिलहाल अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज़ जस्ट द समेशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स जो कि आपने तोड़े हैं। एंड दीज आर फ्यू मैथमेटिकल पोर्शन अबाउट इंटीग्रेशन। ये कुछ मैथमेटिकल पोर्शन हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्वेश्चन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी ले लो, जस्ट लाइक एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब एक चीज़ और आप समझना, एक चीज़ आप और समझना, बेसिकली 2 तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तो बहुत ही स्मॉल 0 लेवल पे बात कर रहा हूँ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन वो क्या है भाई, समझो ज़रा। भाई मान लो मैं कहूँ आपसे x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपने कहा सर ये तो बहुत इजी सवाल पूछ लिया आपने, ये क्या पूछ लिया, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। तो भाई 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर ये क्या पूछ रहे हो आप, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन है 3x², तो आप पूछ रहे हो इसका उल्टा 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर x³ होगा। इसमें ये क्या बड़ी बात पूछ ली आपने, आप पूछ रहे हो 3x² का इंटीग्रेशन, वो निकालने की भी जरूरत नहीं है सर। वैसे तो x की पावर 3 अपॉन में 3, मतलब कि क्या आ गया x की पावर 3। सर समझ में आ रहा है? मैं तो फिर मैंने आपसे कहा कि यार ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा रब करता हूँ मैं, इसको नोट कर लेना। अब ये बताओ x की पावर 3 + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर ये क्या पूछ लिया, 4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और x की पावर 3 का अभी तो बताया 3x²। तो x की पावर 3 + 4 का डिफरेंशिएशन भी 3x² है, लेकिन 3x² का इंटीग्रेशन, 3x² का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस बार आंसर x³ होगा, x³ + 4 नहीं होगा।
मतलब कि ये वाला इंटीग्रेशन आपको कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट है ये बिल्कुल ये एक कांस्टेंट की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। इसीलिए जब भी हम ये इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस सी, विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो जो भी सारे रिलेशन थे, जितने भी सारे रिलेशन थे, उसमें सभी में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, ex का इंटीग्रेशन ex प्लस सी, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, where c is the constant of integration। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने बातें बोली। सर x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x², उसका इंटीग्रेशन x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन सर 3x², लेकिन 3x² का इंटीग्रेशन x³। दैट मीन्स इस बार आंसर लौट के x की पावर 3 प्लस 4 नहीं आया। दैट मीन्स ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये आपको कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता, इसलिए इनके सभी रिलेशन में, इसके सभी आंसर में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं विच इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो इस लेक्चर को यहीं पे ही हम स्टॉप करते हैं। आज हमने सीखा है इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। एप्लीकेशन नहीं सीखी है, एप्लीकेशन हमने नहीं सीखी है, कहाँ हम यूज़ करेंगे नहीं सीखा है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सीखेंगे। और हमने सीखा कि इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता, इसलिए उनके सभी रिजल्ट में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं विच इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। क्लियर एकदम? So thank you for now, and you can note down these concepts.